वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हमने पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के ऊपर सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू किए हुए हैं और हम उनको टुकड़ों टुकड़ों में बयान कर रहे हैं। जो भी टर्म इस्तेमाल होती है, जो कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं, उनको कई हिस्सों में बयान कर रहे हैं। बजाय इसके कोई पूरी एक वीडियो बना दी जाए और बाद में मुश्किलात होती हैं पढ़ने में, समझने में। और किताबों में भी ये सब चीज़ें दी हैं लंबे लंबे, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन इतना अच्छी तरह दिया नहीं होता जितना कि क्लासरूम में अगर कोई टीचर समझाए आपको तो समझ में आता है। ये डायग्राम अब आपके लिए, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी हुई है या कुछ भी देखी हैं, तो आपके पास ये डायग्राम जो है बहुत कॉमन हो गई है। आप इसको समझ रहे होंगे कि ये एक डायग्राम जो है ये शो करती है कि किस तरह से पावर जनरेट होती है, इसको किस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है बार बार हम डिस्कस करते रहे कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पर डेल्टा जो एंगल है, इसका नाम ये लोड एंगल भी है, पावर एंगल भी है, रोटर एंगल भी है, बस एंगल भी है और टॉर्क एंगल भी इसको कैसा कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर जो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है वो है पी मैकेनिकल या पी शैफ्ट भी कहते हैं। देखिए, कोई भी अल्टरनेटर है तो उसको कोई ना कोई प्राइम मूवर मूव कर रहा है। कोई आप उसमें गैस है, कोई स्टीम है, कुछ भी है, तो प्राइम मूवर उसको जो मूवमेंट कर रहा है, उस मूवमेंट की वजह से अल्टरनेटर का रोटर घूम रहा है और रोटर घूमने की वजह से जो है वो बिजली पैदा हो रही है। फैराडे लॉ के तहत ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये मैकेनिकल पावर है। और ये जो कर्व यहाँ पर है ब्लू कलर का, ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर है। यानी आप इसको ध्यान में रखें कि ये इस कर्व पे तीन चीज़ें शो हो रही हैं। ये कर्व पे तीन चीज़ें शो हो रही हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल पे ये डेल्टा एंगल शो हो रहा है। डेल्टा एंगल क्या चीज़ है? ये रोटर का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू द उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो सिंक्रोनस स्पीड पे जो होती है उसके दरमियान का जो एंगल है। और ये जो है ये क्या है? ये मैकेनिकल पावर है जो उसकी जो टरबाइन है उसके साथ प्राइम मूवर है, और वो उस पर जो फोर्स लग रही है जो घुमाने के लिए, वो कोई भी फोर्स है वो ये है। और ये जो कर्व है ये क्या है? ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर कितनी जनरेट हो रही है किस एंगल पर। आप देखें साफ इससे जाहिर है कि जो डेल्टा एंगल है इसका ताल्लुक जो है इसकी पावर से है। और ये वही फार्मूला पुराना जो मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, उस पुराने फार्मूले को मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ याद दहानी के लिए कि वो ये फार्मूला हमारे पास जो होता था वो ये था कि E इंटू वी डिवाइडेड बाई एक्स साइन डेल्टा, दिस इज इक्वल टू पावर। दिस इज इक्वल टू पावर। अगर ट्रांसमिशन लाइन है उनके दरमियान में अगर कोई चीज़, अगर दो बसें हैं, ये बस है ए और बी, इसके दरमियान में भी अगर कोई पावर फ्लो होनी है तो फिर ये एंगल यहाँ पर चाहिए। मैंने यहाँ लिख दिया एंगल 10 और यहाँ पर 5। इधर एंगल है 10, उधर से कम एंगल की तरफ ये पावर को फ्लो होगी। तो ये इसका कंसेप्ट है। तो ये पावर एंगल भी कह रहे हैं, इसको बस एंगल इसलिए कह रहे हैं, जब लोड फ्लो स्टडी आप करते हैं तो हर बस के ऊपर एक एंगल इसी तरह शो होता है और उसको फिर हम कहते हैं कि बस एंगल। जब जनरेशन की बात करते हैं तो फिर उसको हम पावर एंगल या लोड एंगल या रोटर एंगल भी कह सकते हैं। मोटर की बात करते हैं तो यही फिर टॉर्क एंगल हो जाता है, या टार्क, इसमें भी कंसेप्ट टार्क का भी आता है। तो ये इस इक्वेशन के तहत ये एक ग्राफ बना हुआ है। फिर इसको मैं यूज़ करूँगा, हर दफ़ा इसको रिपीट कर दूँगा ताकि मालूम हो जाए। और ये जो है ग्राफ कहाँ से आया? ये इस वेक्टर डायग्राम से आया, जो वेक्टर डायग्राम है कि ई आर जो है रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, ई एस जो है सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, फाई पावर वेक्टर है, आई करंट है इस ट्रांसमिशन लाइन में, इस लाइन में आई करंट है, और ये डेल्टा यहाँ पर एंगल है। तो डेल्टा किसके दरमियान एंगल हो गया? डेल्टा एंगल हो गया बिटवीन द टू वोल्टेजेस हो गया। और वो यहाँ पर डेल्टा, ये यहाँ पर ये डेल्टा शो हो रहा है। और ये डेल्टा जो है दो वोल्टेजेस के दरमियान में भी है, ये दो बस के एंगल के दरमियान में भी है, और ये रोटर के अंदर, अल्टरनेटर के अंदर उसकी जो स्पीड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन स्पीड है, और जो सिंक्रोनस स्पीड रोटर की है, उनके दरमियान भी ये एंगल हो गया, उसका नाम डेल्टा होता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट को मैं लेके हर दफ़ा चल रहा हूँ। अब होता क्या है कि फॉल्ट आ गया लाइन के ऊपर, फॉल्ट आ गया। फॉल्ट जब बात हो रही है इसका मतलब लार्ज डिस्टर्बेंस की अब मैं बात करने चला हूँ, क्योंकि हम जो है किस्तों में ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी को हर दफ़ा ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में चलूँगा ताकि हर दफ़ा आपका रिवाइज हो जाए। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप पिछली वीडियो में जाके इस ग्राफ को देखें,
क्योंकि इस ग्राफ के बगैर कुछ समझ में नहीं आता। ये ग्राफ पूरे आखिर तक सिस्टम स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में यही वाला ग्राफ जो है काम आता है। कोई भी कंसेप्ट बयान होगा इसी ग्राफ के रेफरेंस से होगा, याद रख लें। इस ग्राफ को रट लें, कोई इतना मुश्किल ग्राफ नहीं है। अब आप देखें क्या होता है जब फॉल्ट आता है सिस्टम के ऊपर। यहाँ पर फॉल्ट आ गया, ये लाइन है, इसके ऊपर एक फॉल्ट आ गया। फॉल्ट का मतलब है कि हेवी करंट फ्लो होगा, वोल्टेज कोलैप्स होगा, आई फॉल्ट जो है बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वोल्टेज इसका कम हो जाएगा। तो इसके असर क्या होगा, तो जब भी देखें होगा ये कि जब बहुत ज़्यादा इस पर लोड आ गया तो सिस्टम में क्या हुआ कि कहीं पर ट्रिपिंग हो गई। ट्रिपिंग हो गई, और ट्रिपिंग अगर जल्दी हो गई, सही तरीके से हो गई, तो फिर वो क्या होगा कि मशीन आपका अल्टरनेटर स्टेबल हो रहेगा, यानी आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म मशीनें नहीं होंगी। लेकिन अगर वो जल्दी से फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, यानी आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म मशीन हो जाएगी। तो होता क्या है असल में, डेल्टा एंगल जो है ये बढ़ता चला जाएगा अगर, तो फिर वो मशीन आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाती है। वो इस कर्व में हमने कई दफ़ा बताया कि अगर आपकी इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ती चली जाए और स्पीड बढ़ती चली जाए, इलेक्ट्रिकल पावर कम हो जाए, मैकेनिकल बढ़ती चली जाए, कोई भी इस तरह की चीज़ हो, कम और ज़्यादा दोनों हो सकता है, तो उस केस में फिर आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म होता है। तो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म असल में होता क्या है, वो ये हुआ कि डेल्टा एंगल बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको कैसे शो करते हैं कि अगर आपका जैसे कि फॉल्ट यहाँ पर आया, ये फॉल्ट आया, और अगर ये फॉल्ट आते ही डेल्टा एंगल एकदम से बढ़ गया, एक्सेलरेशन हो गया, लोड कट गया एकदम से। जब लाइन ट्रिप हुई या फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट में करंट जा रहा है, उधर लोड की तरफ करंट नहीं जा रहा है, तो क्या हुआ कि एकदम से डेल्टा बढ़ा। ये देखिए यहाँ पर ये डेल्टा और टाइम है, ये कर्व अलग है, वो कर्व अलग है। उसमें तो था ना ये डेल्टा इधर था और ये पावर यहाँ थी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ये यहाँ पर क्या है, टाइम और रेफरेंस है और डेल्टा है। तो इस टाइम पे ये फॉल्ट आया जो मैंने यहाँ पर आपको बयान किया, और वो टाइम पे आते ही ये डेल्टा एंगल एकदम बढ़ा, और अगर हमने फॉल्ट को क्लियर कर दिया है तो ये देखें ये स्टेबल हो गया, और यहाँ पर ये नॉर्मल वेव फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आकर के और ये इसका पीक हो गया। लेकिन अगर हमने इसको क्लियर नहीं किया उस टाइम पे, आपके प्रोटेक्शन डिले वगैरह ने काम सही नहीं किया, या बहुत फास्ट आपका नहीं है सिस्टम प्रोटेक्शन का, तो फिर क्या होगा कि ये आगे बढ़ता गया, और जब एक दफ़ा एक सर्टेन लिमिट से डेल्टा आगे बढ़ जाता है तो फिर वापस नहीं आता। वो मैंने इस डायग्राम में आपको बताया हुआ है कि अगर डेल्टा देखें यहाँ कहीं पहुँच गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वापस वो रिटर्न होकर के यहाँ पर आए। क्योंकि इसके बाद अगर आप देखें, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा, इसमें सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आपका आ गया पॉइंट और ये पोजीशन आ गई, तो आप देखेंगे फिर ये अगर यहाँ पर स्टेबल पोजीशन से आगे निकल गया तो फिर ये स्टेबल पोजीशन इसकी नहीं आने वाली। तो इसको अलग से समझा देंगे, इसको आप अभी अलग रखें। फिलहाल आप इन दो पे कंसंट्रेट करें कि अगर आपने फॉल्ट को बिल्कुल इन टाइम क्लियर नहीं किया, फ्यू मिली सेकेंड में क्लियर नहीं हुआ, तो फिर ये जो है ये आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएंगे। तो जो भी ट्रांजिएंट सिस्टम स्टडी होती है वो इसकी होती है कि जो इसको कहते हैं फर्स्ट स्विंग। स्विंग और पावर स्विंग इसी से निकला है। जब ये रोटर जो है इस तरह स्विंग हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है घट रही है, तो यही स्विंग है। इस पर वोल्टेज और करंट दोनों तब्दील हो रहे हैं, और रिले बिल्कुल पागल हो जाते हैं, इनको पता नहीं चलता हो क्या रहा है। ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पर इस वाले लेक्चर में। आप सिर्फ कंसंट्रेट ये करें, बाकी वो सब तमीज़ थी आपको याद दहानी के लिए, कि दो कर्व याद रखें टाइम और डेल्टा के, और इसके अंदर जो पहला जो जंप आ रहा है डेल्टा का, डेल्टा एकदम बढ़ गया और फिर वो नीचे आया, तो वो जो पहला है उसको कहते हैं फर्स्ट स्विंग। और इसी फर्स्ट स्विंग की स्टडी होती है कि इस फर्स्ट स्विंग को रोकने के लिए डिज़ाइन में क्या तब्दीली करी जाए, और पावर और प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जो होती है उसकी जो स्टडी हम कहते हैं ना, तो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, बहुत कम ये आपको बताया जाएगा। आमतौर पर डायरेक्ट स्टडी स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट बताई जा रही होती है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा होता कि वो सिर्फ इतने से पोर्शन की फर्स्ट स्विंग की स्टडी होती है कि इस कितना गया और कितनी देर के लिए गया, उसको कैसे रोकना है और सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करना है। तो आज का टॉपिक सिर्फ मेरा ये था कि ये फर्स्ट स्विंग क्या होता है। आपको हेडिंग जिस पे आपको मिली है फर्स्ट स्विंग क्या होता है, तो वो ये है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाकी जो कर्व ये वाला मैं बताता हूँ, ये हर दफ़ा बताऊँगा, ये याद दहानी के लिए, ताकि आपको रेफ़र ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।